जय हिंद। बिहार एग्जाम्स की तैयारी चैनल में आपका दिल खोल के स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, एकदम सही सुना है आपने। बिहार एग्जाम्स की तैयारी मतलब इस चैनल पे आपको बिहार के सभी एग्जाम्स की तैयारी प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। साथ साथ बिहार के एग्जाम्स के जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मतलब यह चैनल बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास है। इसीलिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभी हम लोग बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है, बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट ख़त्म कर चुके हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं ड्रीम डोज का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। और एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट दूसरा, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। यानी स्थितिज ऊर्जा की बात करता है। कौन सी क्रिया में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित है? स्थितिज ऊर्जा पहला ऑप्शन है तीर को धनुष की डोरी पर रखकर खींचने में संचित ऊर्जा। यानी कि धनुष की जो डोरी है उसको खींचने में जो संचित कौन सी ऊर्जा होती है? तो संचित ऊर्जा होती है। पहला कथन अपना सही है। उसके बाद दूसरा कथन है, दूसरा ऑप्शन है कि किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी में संचित ऊर्जा। तो खिलौने वाली कार में जो चाबी में ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? संचित ऊर्जा उसमें कौन सी होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ये भी सही है। तीसरा है कि स्प्रिंग को खींचने पर इसमें उपार्जित ऊर्जा, इसमें भी कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन चौथा ऑप्शन है बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा। तो बहती हुई हवा, यह इसमें गति है। तो गति में मतलब गति है तो इसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? गतिज ऊर्जा हो जाएगी। और क्वेश्चन बोला था स्थितिज ऊर्जा के बारे में, मतलब 1, 2 और 3 अपना सही है। 1, 2, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 1, 2 और 3 सही है। चलिए, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड, तो सर्वाधिक बार जो बजट प्रस्तुत किए हैं मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया। कितनी बार? 10 बार बजट पेश किया है और यह रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। और इनके नाम एक और रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के नाम। मोरारजी देसाई के नाम एक और रिकॉर्ड है कि इनका जो जन्म दिवस है 29 फरवरी को। कब? 29 फरवरी को। तो यह 29 फरवरी को यानी अपने जन्मदिन के दिन भी बजट पेश किया था एक बार, और यह रिकॉर्ड इनके नाम है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर, यानी कि प्रथम नंबर पर तो मोरारजी देसाई के बाद सर्वाधिक रिकॉर्ड है 10 बार। उसके बाद आते हैं कौन? क्योंकि दूसरे नंबर पर है पी चिदम्बरम। कौन? पी चिदम्बरम। 9 बार बजट पेश किए हैं, 9 बार। कौन? पी चिदम्बरम 9 बार। इसके बाद अगर बात करते हैं तो वित्त मंत्री में जो ये है कौन? निर्मला सीतारमण। 8वीं बार अगर देखा जाए तो कौन है? 8वीं बार। 8 बार प्रणब मुखर्जी। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया। लगातार 7 बार। कौन? निर्मला सीतारमण। और देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री जिन्होंने लगातार इतनी बार बजट पेश किया है। कौन? निर्मला सीतारमण, और महिला भी है। चलिए, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, तो यह जो पेश किया जाता है यह UNFPA के द्वारा, UNFPA के द्वारा पेश किया जाता है। तो यहाँ देख लीजिएगा UNFPA हो जाएगा। उसके बाद DPT वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। DPT, डी डिप्थीरिया, ठीक है। उसके बाद टी द टिटनेस, और पी से होता है पर्टूसिस यानी काली खांसी, ठीक है। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए DPT का टीका दिया जाता है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए कि भारत सरकार के नए विदेश सचिव कौन है? तो भारत सरकार के विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री करेंट का क्वेश्चन है, ध्यान देना है। तो पहले थे विनय मोहन क्वात्रा, अब बने हैं कौन? विक्रम मिश्री। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और उसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? मतलब पशु खाद्य के रूप में पाया जाता है और प्राकृतिक उर्वरक के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। चलिए, उसके बाद देखिए भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक के जो नए चेयरमैन बने हैं CS सेठी, श्रीनिवासुलु सेठी। क्या? श्रीनिवासुलु सेठी, ध्यान में रखना है। श्रीनिवासुलु सेठी शॉर्ट नाम है, CS सेठी, श्रीनिवासुलु सेठी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष। तो एंटोनियो कोस्टा कौन है? एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं, एंटोनियो कोस्टा। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज की ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया गया? ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया गया अभिनव बिंद्रा को। किनको? अभिनव बिंद्रा। बिंद्रा ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ऑर्थोपोडा, एनेलिडा, रज्जुकी प्राणी और सभी कशेरुक में। तो ऑर्थोपोडा में खुली परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। और एनेलिड्स और कोडेट्स में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। चलिए उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि मृदुत्तक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मृदुत्तक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि यह भोजन एवं जल का संचय करता है। यह भोजन एवं जल का संचय करता है। यह जीवित एवं सरलतम उत्तक है। जीवित एवं सरलतम उत्तक है जो विभेजकों में विभेदीकरण का परिणाम है। और यह जलीय पादपों में एरेनकाइमा कहलाता है क्योंकि यह इन पादपों में वायु के प्रवाह में सहायक होता है। तो देखिए 1 और 2 तो सही है, लेकिन यह 3 नंबर ऑप्शन जो है गलत है। तो कौन सा पूछा है, कौन सा सत है? तो 1 और 2 सत है। 1 और 2 सत है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। उसका 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सीमा किन भारतीय राज्य को छूती नहीं है? बांग्लादेश की सीमा किसको नहीं छूती है? तो नागालैंड को नहीं छूती है। किस किस को छूती है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एक पश्चिम बंगाल को छूती है। नागालैंड से नहीं मिलती है। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए कथन है और कारण को पढ़िए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। इसमें देख लेना है। देखिए कथन, सभी जीवित जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल डीएनए पाया जाता है। तो सही है। उसके बाद है कि यह अम्लीय प्रकृति का होता है एवं कोशिका में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवकों में पाया जाता है। तो ये भी सही है। मतलब 1 और 2 दोनों कथन सही है, लेकिन एक दूसरा का व्याख्या नहीं करता है, मतलब स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो अपना आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। उसके बाद देखिए उसके बाद है नोमडिक एलिफेंटा नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जाता है? तो नोमडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच किया जाता है। नोमडिक एलिफेंट किसके बीच? भारत और मंगोलिया के बीच किया जाता है। उसके बाद देखिए किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य निर्वाचित किया गया? किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य? तो नीता अंबानी को। इसको नीता अंबानी। चलिए अब मिलान करने वाला है। यहाँ देख लीजिए मिलान करने वाला है। ये सब शेषी अंग, इसको छोटा करते हैं ताकि पूरा ऑप्शन दिखाई दे, फिर भी पूरा ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। देख लीजिए अवशेषी अंग क्या है? अवशेषी अंग। तो अवशेषी अंग में हो जाएगा मानव की नमेशक झिल्ली एवं पुच्छ कोशिकाएं। पुच्छ जो होती है वो अवशेषी अंग में। तो ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2। उसके बाद जीवाश्म, उसके बाद है जीवाश्म। तो जीवाश्म का उदाहरण हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स के अवशेष। आर्कियोप्टेरिक्स के अवशेष यानी बी का हो जाएगा 4, बी का 4। उसके बाद है कि समजात अंग। समजात अंग, तो समजात अंग का उदाहरण हो जाएगा सील के फिलीपर एवं चमगादड़ के पंख। सील के फिलीपर एवं चमगादड़ के पंख। उसके बाद है संवृत्ति अंग। तो संवृत्ति अंग में हो जाएगा तितली एवं कौवा के पंख। तितली एवं कौवा के पंख यानी 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1 और 3 अपना आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि बिहार के किस जिले की सीमा पटना जिले की सीमा को नहीं छूती है? पटना को नहीं छूती है कौन? मधुबनी। ये बॉर्डर लाइन का है नेपाल ना, तो मधुबनी नहीं, बाद बाकी वैशाली, नालंदा, लखीसराय पटना को छूती है। उसके बाद है बिहार में जयप्रकाश नारायण यानी जेपी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? जेपी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी पर बनाया गया। उसके बाद बिहार राज्य की साक्षरता दर 2011 में कितना प्रतिशत है? साक्षरता दर तो 61.8%। 61.8%। उसके बाद है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में। उच्च न्यायालय 1916 में या पटना विश्वविद्यालय 1917 में?
पटना विश्वविद्यालय 1917 में। और ध्यान देना एक और ऑप्शन है 1925। 1925 में पीएमसीएच की स्थापना की गई। 1925 में किसका? पीएमसीएच की स्थापना 1925 में, पीएमसीएच 1925 में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है तो इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में और चंपारण में सत्याग्रह, यानी कि सभी के सभी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद सदाकत आश्रम की स्थापना कब की गई थी? सदाकत आश्रम तो 1921 में, 1921 में सदाकत आश्रम की स्थापना कब की गई? 1921 में की गई। उसके बाद अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित है। किसमें? त्वचा में उपस्थित है। अल्फा क्रिएटिन त्वचा में उपस्थित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खरी बोली के विकास में। किसके विकास में? खरी बोली के विकास में। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग का कब नियुक्त किया? सैडलर आयोग का गठन जो किया था कब किया था? तो 1917 में सैडलर आयोग, और यह शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा में सुधार लाने के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया था और यह 1917 में चेम्सफोर्ड का कार्यकाल है। किसका? चेम्सफोर्ड का कार्यकाल है। चलिए उसके बाद मुगल काल की राजकीय भाषा क्या है? तो फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या? फारसी। उसके बाद देखिए लैमार्कवाद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लैमार्कवाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है कि इसकी दो अवधारणाएं हैं, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग तथा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। दूसरा है कि जिराफ की लंबी गर्दन अंगों के अधिक उपयोग के कारण क्रमिक अनुकूलन द्वारा जैव विकास का प्रमाण है। ठीक है। और उसके बाद है कि बीजमैन इस बात के प्रबलतम आलोचक थे तथा इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने जर्म प्लाज्म सिद्धांत दिया, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य इसमें से कोई नहीं, मतलब तीनों के तीनों सत्य है। तीनों कथन क्या है? सत्य है। हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिए एक विकास खंड का पूर्व पंचायत समिति, यानी पंचायत समिति जो है, पंचायत समिति यह एक प्रशासकीय इकाई होती है, अधिकरण होती है, प्रशासकीय अधिकरण होती है। उसके बाद देखिए कि संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। पहले 5 से 6 कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन में, और फिर 6 से घटाकर 5 कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन, और यह हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। उसके बाद योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता कर में महत्व का दर्जा दिया जाता है, यानी कि वरीयता कर में जो इसका दर्जा दिया जाता है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दिया जाता है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दिया जाता है दर्जा। उसके बाद प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे काका साहब कालेकर। कौन थे? काका साहब कालेकर, काका साहब कालेकर, ध्यान में रखना है। और उसके बाद चलते हैं आगे 33 नंबर क्वेश्चन कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे? किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किन के पास है? यह राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद पर्वत और देश महादेश कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए जैसे अल्पेशियन पर्वत, तो अल्पेशियन पर्वत कहाँ है? अल्पेशियन पर्वत जो है यह उत्तरी अमेरिका में है, ना कि यूरोप में है। यह उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है अल्पेशियन पर्वत? उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में है। उसके बाद ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत यह अफ्रीका में। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? यह अफ्रीका में है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। और आल्प्स पर्वत यह यूरोप में। आल्प्स कहाँ है? यूरोप में। मतलब सब उल्टा दिए हुए हैं। ठीक, कोई भी सही सुमेलित नहीं है, सबके सब उल्टा है। अल्पेशियन पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? यह अफ्रीका में है, ड्रेकेंसबर्ग। और आल्प्स पर्वत यह यूरोप में है। ठीक, उसके बाद देखिए दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो यह जो है यह कौन लेता है? यह क्या है कि दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता एवं योग्यता का निर्णय अध्यक्ष लेता है। कौन लेगा? अध्यक्ष। लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा है तो राज्यसभा अध्यक्ष। मतलब इसका आंसर हो जाएगा विधायी सदन के सभापति या अध्यक्ष। विधायी सदन के सभापति या अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को डैश में स्थापित किया गया था। एनसीपी को कब स्थापित किया गया था? 1999 में। एनसीपी को कब स्थापित किया गया? 1999 में स्थापित किया गया। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? राष्ट्रपति शासन
किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी, तो अधिकतम 3 वर्ष, अधिकतम कितने अवधि, 3 वर्ष की अवधि। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि के माध्यम से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, तो ये सही है। यानी आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर लगभग कैसा है, त्रिभुजाकार है, जबकि प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। मतलब दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है, दोनों कथन सही है। एक और दो दोनों कथन सही हो जाएगा अपना आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है 39 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया। कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया, अब क्वेश्चन है नहीं लिया गया। तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, अवशिष्ट शक्ति या ठीक है केंद्र और राज्य पहलू की नियुक्ति और संवर्ती सूची का। तो इस संवर्ती सूची का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। संवर्ती सूची कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो अपने आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए अशोक का समकालीन तुर्मे यह कहाँ का राजा था, तो तुर्मे मिस्र का राजा था। तुर्मे कहाँ का राजा था, यह मिस्र का राजा था। उसके बाद है निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। राजवंशों पर विचार करें जैसे सातवाहन, गुप्त, शुंग और चालुक्य। इसमें कि राजवंशों का सही क्रम क्या है, राजवंशों का सही क्रम क्या है, यानी कि प्राचीन से लेके इधर आना है। तो सबसे जो प्राचीन राजवंश हो जाएगी वह शुंग वंश। शुंग वंश का उदय हुआ था वह मौर्य साम्राज्य के बाद हुआ था, यानी 185 BC में, 185 ईस्वी पूर्व में सबसे पहले शुंग का हुआ। शुंग के बाद आ जाता है अपना सातवाहन। शुंग के बाद सातवाहन, यह 230 ईस्वी पूर्व के आसपास में हुआ था सातवाहन का। तो शुंग के बाद हो जाएगा सातवाहन। उसके बाद शुंग सातवाहन के बाद गुप्त और उसके बाद चालुक्य। शुंग सातवाहन गुप्त चालुक्य, यानी कि 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2 और 4 अपना आंसर हो जाएगा। उसका देखिए भारतीय वरीयता क्रम प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों में सबसे पहले किसे वरीयता प्रदान की जाएगी, यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है उसमें पहले वरीयता किसे दी जाएगी। भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष या कैबिनेट सचिव। तो इन सभी में सबसे वरीयता किसे दी जाएगी, भूतपूर्व राष्ट्रपति को। उसके बाद राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है कि देखिए पहला कथन है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो एक तो कथन सही है। उसके बाद है कि अमर्त्य सेन को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है साइमन कुजनेट्स। इनको साइमन कुजनेट्स है। और ऐसे कहा जाए कि राष्ट्रीय आय का जो पहली बार जन्मदाता मतलब पहली बार दिया गया था, तो पहली बार किनको, दादा भाई नौरोजी 1867 में बताए थे कि प्रति व्यक्ति आय कितना, 20 रुपया। तो दादा भाई नौरोजी या साइमन कुजनेट्स हो जाएगा। और तीसरा था है कि वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आर गाडगिल थे, जो कि गलत है। यह पीसी महालनोबिस थे, कौन थे, पीसी महालनोबिस थे। तो 2 और 3 तो गलत है, केवल एक सही है, केवल एक सही है। तो इसमें है कि उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है, उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है, तो केवल एक सत्य है और दूसरा तीसरा क्या गलत है। उसके बाद किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बना लेना है क्योंकि फ़ोन का स्क्रीन है तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद एक लड़की को फोटो की ओर संकेत करते हुए राहुल ने कहा कि उसकी कोई बहनें या बेटियां नहीं हैं, पर उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। फोटो वाली लड़की का राहुल से क्या संबंध है, वीडियो पॉज करके आपको बना लेना है। उसके बाद फिर मैथ है, इसको भी वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। उसके बाद देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस अस्पताल ने आधुनिक फेमटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल मोतियाबिंद सर्जरी शुरू की है। तो मोतियाबिंद की सर्जरी शुरू की है IGIMS पटना। कौन शुरू किया है, IGIMS पटना। ठीक। उसके बाद COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा। COP30 का आयोजन कहाँ होगा, तो COP30 का आयोजन होगा ब्राज़ील में। कहाँ होगा, ब्राज़ील में। COP28 का आयोजन कहाँ हुआ था, यह हुआ UAE में। कहाँ हुआ, COP28 UAE दुबई में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। अगर COP29 की बात करते हैं तो COP29 हुआ कहाँ, अजरबैजान के बाकू अजरबैजान में हुआ COP29 से। और COP30 हुआ ब्राज़ील के बेलेम शहर में होगा COP30। ठीक। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2024 की बात करते हैं, ध्यान देना है, ठीक। थीम क्या था? तो विकसित भारत और भारत का लोकतंत्र की मातृका जननी, ठीक। मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। और सर्वश्रेष्ठ झांकी भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित संस्कृति मंत्रालय को दिया गया, मतलब 1 2 3 कथन सही है। और राज्यों के सबसे झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने उड़ीसा को दिया गया, इसको उड़ीसा को दिया गया है, ठीक। तो 4 कथन गलत है, कौन सा कथन सत्य है? तो 1 2 3 कथन सत्य है। उसके बाद लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। कौन था? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। उसके बाद देखिए, राज हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज कब्जे में किए गए थे? कौन से भारतीय राज कब्जे में किए गए थे? तो झांसी, नागपुर और सतारा। झांसी, नागपुर और सतारा। सबसे पहले सतारा 1848 में, सबसे पहले सतारा को। उसके बाद 1849 में जयपुर और संभल को। 1850 में बागहाट को, ठीक है। उसके बाद 1852 में उदयपुर, 52 में उदयपुर है। और 53 में झांसी है, 53 में झांसी है, ठीक है। उसके बाद में 54 में नागपुर है, ठीक। और 56 में ध्यान में रखना है अवध। चलिए, उसके बाद नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो 1930 में प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह। 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू किया गया था और दांडी में जाके 6 अप्रैल 1930 तक यह चला था, ठीक। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 1953 नंबर। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किसने किया था? तो वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर 1904 में अभिनव भारत संगठन की स्थापना किए थे। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया। तो मतलब कथन एक ये तो सही है। उसके बाद वर्ष 2024 में सुधा मूर्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो देखिए, सुधा मूर्ति को 2024 में नहीं बल्कि 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मतलब एक सत्य है, दूसरा असत्य है, तो आंसर हो जाएगा केवल एक सत्य है। उसका देखिए, रेनेसा आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? रेनेसा आंदोलन की शुरुआत हुई थी इटली में। कहाँ हुई? रेनेसा आंदोलन की शुरुआत इटली में हुई थी, ध्यान में रखना है। उसका देखिए, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम क्या है? तो इसे ई कॉमर्स कहा जाता है। क्या? ई कॉमर्स। उसके बाद राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को माइनस करते हैं। अप्रत्यक्ष कर यानी एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर, एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। अप्रत्यक्ष कर माइनस करते हैं तो निकलता है राष्ट्रीय आय। उसका देखिए, भारतीय रुपए का पहली बार कब अवमूल्यन किया गया? भारतीय रुपए का पहली बार अवमूल्यन किया गया था 1949 में। 1949 में पहली बार अवमूल्यन किया गया था। उसके बाद दूसरी बार किया गया 1966 में, दूसरी बार 1966 में। और तीसरी बार किया गया था 1991 में, तीसरी बार ध्यान में रखना है। तो 1949 में पहली बार, दूसरी बार 1961 में और तीसरी बार 1991 में। उसके बाद भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई? भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई? 1951 में, 1961 में या 1972 में। तो देखिए, भारत की जो पहली खनिज नीति है यह लागू की गई थी 1993 में। कब? 1993, यानी हो जाएगा अपना आंसर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखना है, भारत की प्रथम खनिज नीति घोषित की गई थी 1993 में। उसके बाद इनमें से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है सौर ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा नहीं, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम तमिलनाडु में। कुडनकुलम कहाँ है? यह तमिलनाडु में है। उसके बाद इनमें से कौन सा बागवानी से संबंधित है? बागवानी से, तो ऑपरेशन फ्लड यह किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। उसके बाद हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। और स्वर्ण क्रांति हो जाएगा अपना बागवानी से। क्या? स्वर्ण क्रांति। चलिए, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। उसके बाद है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी, ठीक। वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए 2100, शहरी क्षेत्रों के लिए 2100। चलिए, उसके बाद तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ 20 यानी 2400 कैलोरी, ठीक। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, 65 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी?
तो रेगनर नर्कस, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा दी रेगनर नर्कस। उसके बाद च और छ का वन उच्चारण स्थान क्या है? च छ, तो तालु, च और छ तालु, च और छ तालु। उसके बाद पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का किस क्षेत्र का अंग है? तो पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, ये सब प्राथमिक क्षेत्र का, कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र का है। उसके बाद निम्न में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मिश्रित मतलब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का मिलान क्या कहलाता है? मिश्रित कहलाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा सी, यानी निजी प्लस में। चलिए उसके बाद 69, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो हो जाएगा आय विधि, व्यय विधि, मूल्य वर्धित। क्या हो जाएगा? मूल्य वर्धित। चलिए उसके बाद है फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी किए थे, कहाँ? डरबन में, यानी दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किए थे। चलिए उसके बाद मैथ है, श्रृंखला में अगली संख्या निकालना है 16, 10, 20, 14 और 24। वीडियो पॉज करके आपको सोल्व कर लेना है। फिर से मैथ है, वीडियो पॉज कीजिए और इसको सोल्व कीजिए, ठीक। चलिए उसके बाद विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? तो यह अमेरिका की देन है। किस राष्ट्र की देन है? यह अमेरिका की देन है, दबाव समूह। उसके बाद भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तल से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो समुद्र से 12 नॉटिकल मील। कितने? 12 नॉटिकल मील। उसके बाद भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी? तो बैरन नारकोंडम कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। उसके बाद देखिए, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य यानी लंबी धारियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है दून। क्या कहा जाता है? इसे हिमालय क्षेत्र में दून कहा जाता है, ठीक। उसके बाद निम्न दर्रों में से किसे होकर लेह जाने का रास्ता जाता है? लेह जाने का रास्ता जाता है किसे होकर? तो जोजिला से। किसे? जोजिला। जोजिला कश्मीर में स्थित, यह श्रीनगर को कारगिल लेह से जोड़ती है, ठीक, जोजिला। उसके बाद द साइनोनिम्स ऑफ फ्रेंडली इज, फ्रेंडली का साइनोनिम क्या है? फ्रेंडली का साइनोनिम क्या है? तो एमेबल। क्या? एमेबल। उसके बाद वाटर पोलो में कितने कलर है? पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7। पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन देखिए, सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम। तो इन सभी ऑप्शन में प्लेटिनम सबसे भारी हो जाएगी। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। उसके बाद आयोडीकृत लवण में रहता है, आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। क्या रहता है? आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। उसके बाद देखिए, खनिज यानी मिनरल क्या है? तो यह अकार्बनिक ठोस है। खनिज यानी मिनरल्स क्या है? अकार्बनिक ठोस, अकार्बनिक ठोस है यह। उसके बाद लोकू त्यौहार, लोकू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह जो त्यौहार है यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लोकू त्यौहार, लोकू कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? यह उत्तल लेंस का बना होता है। कौन सी लेंस? उत्तल लेंस का बना होता है। पढ़ने में काम आने वाला, पढ़ने में काम आने मतलब दूरदृष्टि दोष है, तो दूरदृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगी। उसके बाद 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 50 डिग्री सेल्सियस का मान अगर फ़ारेनहाइट में निकाले तो हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट कहाँ से शुरू होता है? 32 डिग्री से शुरू होता है और कहाँ तक? 212 तक, और वह 50 से शुरू होता है, बस निकाल लेना है। उसके बाद अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो निम्न में से क्या नहीं परिवर्तित होता है? क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलता है। चलिए उसके बाद विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई, तो विद्युत शक्ति तो वाट, शक्ति का वाट। उसके बाद टेलीस्कोप की खोज किसने की? टेलीस्कोप गैलीलियो, टेलीस्कोप की खोज किसने की? गैलीलियो। उसके बाद किन में से किस में कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो किस में कार्बन नहीं है? किस में कार्बन नहीं है? तो देखिए, हीरा और ग्रेफाइट तो यह कार्बन का ही अपरूप है, ठीक। अब कोयला में कार्बन तो हो जाएगा अपना इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिए, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? तो देखिए, बेसिक कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, तो कॉपर यानी तांबा, कौन सी? तांबा। उसके बाद है, किस बैंक ने MSME डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया?
एमएसएमई डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए लाहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लाहो नृत्य, तो लाहो नृत्य मेघालय से संबंधित है। लाहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह मेघालय से संबंधित है लाहो नृत्य। उसके बाद मिलान करने वाला है, मिलान कर लेते हैं। जैसे विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी सही है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी सही है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को सही है, मतलब चारों के चारों कथन सही है। ठीक, चलिए उसके बाद क्वेश्चन है NEFT क्या है? NEFT, NEFT क्या है? तो देखिए यह फंड ट्रांसफ़र की एक प्रणाली है। फंड ट्रांसफ़र की एक प्रणाली है NEFT। NEFT मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र तो मतलब फंड ट्रांसफर वाले की एक प्रणाली है। उसके बाद देखिए उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन कि 76वीं फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते? किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते? तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद प्रोवा 3 मिशन को इसरो किस प्रकार के रॉकेट से लॉन्च कर रहा है? तो PSLV C-59, PSLV C-59 से प्रोवा 3 PSLV C-59 से। चलिए 99 नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1901 में, 1901 नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1901 में शुरू हुई। अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद 100 नंबर कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशियाई देश बना है थाईलैंड। कौन? थाईलैंड। तो अपना आंसर हो जाएगा D यानी थाईलैंड। तो 100 क्वेश्चन अपना समाप्त हो चुका है। तो बस ज़िंदगी को जीना है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। क्या करना है? मुस्कुराते रहना है और मज़े से पढ़ना है। और इस बार अपने कंधों पर डबल स्टार लगाना है। तो टेंशन नहीं लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और प्रैक्टिस सेट आपको हर दिन डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल जय हिंद।